क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं अभी वेक्टर की सीरीज चल रही है। वेक्टर के लेक्चर हम लोग इसमें कवर कर रहे थे। आज हमारा छठा लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टाइम पे टाइप ऑफ लेक्चर्स निकल गया था, तो टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग वेक्टर मैथमेटिक्स की तरफ चलेंगे कि वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं और उनको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको यहाँ पर बारीकी के साथ में समझना पड़ेगा, और यही बारीकियाँ जो हैं बाद में क्या होगी, एड ऑन हो जाती हैं, उतनी ही टफनेस बन जाती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स या वेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चलिए, तो देखिए जब भी आप कोई नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपने सीखा, तो आपने क्या किया, आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन यही सब आपने सीखा। तो जनरली क्या होगा, चार तरह के आपने एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और क्या हो जाएगा, डिवीज़न। हम मल्टीप्लिकेशन साइड पे थोड़ा अलग तरीके से अभी चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, और पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम लोग थोड़ा अलग फोकस करेंगे। वेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि हम लोग अलजेब्रिक एडिशन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करते हैं, एक ही मानते हैं। वेक्टर डिवीजन को सपोर्ट नहीं करता। ये एक तरह से क्या होगा, वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। अभी कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है, कौन से नहीं पॉसिबल है, हम लोग स्टडी करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करता तो है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, दो तरह की मल्टीप्लिकेशन देता है। इसका मतलब हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन एज अ होल पढ़ना है, एज अ कंप्लीट पढ़ना है, एक में पढ़ना है, और मल्टीप्लिकेशन और उसके दोनों टाइप्स पढ़ना है। डिवीजन चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग वेक्टर डिवीजन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आपको करना होगा तो आपस में वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में ही चलना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ रूल्स दिमाग में रखना है कि जैसे मान के चलते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटीज है, तो अगली भी कोई और वेक्टर क्वांटिटीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कर सकते हैं, मतलब ये एप्लीकेबल है, इसमें आप कर सकते हैं, कोई दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि लाओ वेक्टर में किसी स्केलर को सीधे जोड़ दें, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, तो आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर आप सोचें कि लाओ भाई स्केलर को सीधे स्केलर से जोड़ दें, तो हाँ भाई ये काम आप सीधे कर सकते हैं। और अगर आप सीधे सोचें कि भाई लाओ स्केलर 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 जोड़ दिया, वेक्टर स्केलर, तो बात तो एक ही है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये तीन ऑपरेशंस जो हैं, इसमें से क्या होगा, ये परफॉर्म हो सकते हैं। वेक्टर वेक्टर से जोड़ सकता है, स्केलर स्केलर से जोड़ सकता है, लेकिन यह है कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी एप्लीकेबल होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज के लेवल पे होता है। इसका मतलब ये भी होमोजेनिटी है कि सेम औकात के लोगों को ही जोड़ा जा सकता है। मतलब वेक्टर वेक्टर से ही जोड़ेगा, वेक्टर स्केलर से नहीं जुड़ेगा, स्केलर स्केलर से जुड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे हम बोले कि एक वेक्टर फिजिकल मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान के चलते हैं v1, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i। तो दूसरा वाली मान के चलते हैं कि v2 है, तो v2 इक्वल टू 2i प्लस कितना हो जाएगा, 3j। तो 3j हुआ, तो इसका मतलब आप दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर है। तो जब आप v1 प्लस v2 निकालोगे, तो हाँ भाई निकाल भी सकते हो, और i वाला i अपनी बरादरी से जुड़ जाएगा, 3 2 5, इसका मतलब कितना हुआ i, और प्लस कितना हो जाएगा, 3j। इसका मतलब ये पॉसिबल भी ऑपरेशन। लेकिन अगर आप सोचो कि लाओ किसी वेक्टर को जोड़ दे, जैसे वेक्टर क्वांटिटी बनी है एक हमारे पास में, एक वेक्टर क्वांटिटी ली हम लोगों ने v इक्वल टू 3i, और आप जोड़ दें इसको स्केलर क्वांटिटी किसी 2 से, तो नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये होमोजेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी, नहीं ऐड हो सकती। लेकिन स्केलर को स्केलर से जोड़ सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड दे रखा है s1 इक्वल टू 3, और एक मैग्नीट्यूड दे रखा है s2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बारीकी होती है जो अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी तुमको, क्योंकि हमारी सारी बात जो हो रही है वेक्टर के लेवल पे चल रही है,
तो सिर्फ वेक्टर और स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लेकिन अगर मान के चलते हैं, अगर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा बारीकी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ये बात क्यों बोल रहे हैं, कि जैसे मान के चलते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है या डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन आप सोचो कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लॉ इसको हम उठा के सीधे सीधे जोड़ दे तो नहीं जोड़ सकते। ये अगर यूनिट एंड डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू में उस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो यूनिट्स में लॉ ऑफ होमोजेनिटी है, तो वहां पे लॉ ऑफ होमोजेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी से ही ऐड होगी, मोमेंटम वेलोसिटी से डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब भले ही दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हों तो मैथमेटिक्स में तो चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है दोनों को उठा के जोड़ दिया, लेकिन फिजिक्स में हमको ऐड करने के लिए दो वेक्टर क्वांटिटीज को दोनों को क्या होना पड़ेगा, होमोजीनियस होना पड़ेगा। तो होमोजीनियस होना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर भी वेलोसिटी है तो यहां पर भी वेलोसिटी हो, या यहां मोमेंटम है तो यहां पर भी मोमेंटम हो। इसका मतलब दो वेलोसिटीज आई जे के में आप जोड़ सकते हो किसी कंडीशन में अंतर्गत जो भी आएगी, और या फिर दो मोमेंटम को आप जोड़ सकते हो, लेकिन आप कभी भी दो मोमेंटम और वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब वेक्टर होने के बावजूद ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं जुड़ेंगे। तो मैथमेटिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ ए बी सी सिर्फ वेक्टर है या स्केलर है, दो ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सीधे उठा के जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, वो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारे पास में जो रूल बताए, ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिर्फ वेक्टर होना, ठीक है ना, और या फिर क्या होना, सिर्फ वेक्टर होना सिर्फ काफी नहीं है, इसका मतलब काम नहीं चलेगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, स्केलर होना भी काफी नहीं है। जैसे आप सोचो कि ला वोल्टेज को हम लोग क्या करें, किसी फिजिकल दूसरी क्वांटिटी करंट के साथ जोड़ दें, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वोल्टेज को आप करंट से सीधे नहीं जोड़ सकते। स्केलर होने के बावजूद ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर होने के बावजूद सीधे नहीं जोड़ी जा सकती, क्योंकि क्या है, दोनों होमोजेनियस नहीं है, मतलब दोनों एक ही लेवल, दोनों एक ही औकात के दायरे में नहीं आती। आप दो वोल्टेजेस को जोड़ सकते हो, आप दो करंट को हो सकता है जोड़ सकते हो, सीधे जोड़ दोगे सीधे हटा दोगे, लेकिन क्या होगा, आप वोल्टेज को करंट के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ वेक्टर होना काफी नहीं है, उनकी फिजिकल क्वांटिटीज का होमोजीनियस होना या सेम लेवल या सेम औकात पर भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिजिक्स में ऐड करते हुए दो वेक्टर को ये बारीकी भी ऐड कर ली जाती है कि वेक्टर वेक्टर है, हाँ ठीक है, क्या वेक्टर दोनों सेम यूनिट के हैं या फिर दोनों होमोजेनियस हैं, है कि नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज यहीं से ये बात क्या हो जाती है, ये एक तरह से इलीगल या इनवैलिड हो जाती है। इलीगल तो नहीं है, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो जो एडिशन के लिए पॉसिबल है वही सब्ट्रैक्शन के लिए पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो एडिशन, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना, इधर से समझाने के लिए बात थी, लेकिन आप जब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे तो एडिशन का कर रहे हो और या फिर चाहे तो सब्ट्रैक्शन का कर रहे हो, दोनों में आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो वेक्टर वेक्टर के बीच करें या स्केलर स्केलर के बीच करें, वेक्टर स्केलर के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, वेक्टर एडिशन सीखना है। तो हम लोग को मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले जो स्टडी करना है ये वेक्टर एडिशन की करना है। तो वेक्टर एडिशन एंड क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए वेक्टर में तो सब्ट्रैक्शन की कोई खास मीनिंग है नहीं, क्योंकि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, वेक्टर खुद अपने आप में एक मैग्नीट्यूड और एक एरो की तरह देखा जाता है, मतलब डायरेक्शन है किसी एरो का। तो जनरली क्या हो गया कि आपने कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखी ए, तो ए इधर है तो चीज को घटाना है तो माइनस ए इधर हो गया, तो उसने अपने क्या किया, डायरेक्शन को पलट लिया। तो जनरली क्या हो जाएगा, तब भी वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या देखा जाता है, एडिशन का ही देखा जाता है। इसीलिए जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप जैसे ऐड करते हो तो आप चाहे ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों को एक ही नजरिए से देखा जाएगा, एडिशन। एक एग्जांपल लेते हैं तो बात बेहतर समझ में आएगी। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक वेक्टर क्वांटिटीज ली, कुछ ए ले ली, ठीक है, तो 3i माइनस 2j प्लस कितना 5k, एक वेक्टर क्वांटिटी हमने ए ले ली। इसी तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने बी ले ली, 4i माइनस माइनस ले लेते हैं तो प्लस का 5j माइनस का 3k, एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने ये ले ली। अगर आपसे बोले कि a प्लस बी ऐड करके निकालिए, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, R1 बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रिजल्ट या रिजल्टेंट।
तो इसको जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, कुछ भी होंगी, जो फाइनल में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम लोग स्पेसिफिक नाम से यहां जाना जाते हैं, उसको रिजल्ट की जगह क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट बोल देते हैं। तो यहां पे ये रिजल्टेंट कहलाता है। तो ए और बी को जोड़ा तो क्या बना, R1 बना। और आपसे बोले कि भाई ए और बी को घटा दो, तो ए और बी को दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके मान के चलते हैं कि क्या बना, R2 बना। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रिजल्टेंट कहलाएगा। अब देखिए आपने दो वर्ड सुने हैं, तो आप अगर राइट से लेफ्ट स्टडी कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ लें तो रिजल्टेंट बनना है। अगर इसको तोड़ देते ए और बी में टूट जाता तो ये कंपोनेंट्स बनता। तो इधर से इधर जाना क्या कहलाता है, रिजल्टेंट, और इधर से इधर जाना बेसिकली क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स। तो हम लोग अभी वेक्टर में इन्हीं दो दायरे में चलते रहते हैं साथ साथ। तो अभी तो हम लोग रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ए में और बी को क्या करना है, जोड़ना है, और ए में बी को घटाना है। तो भाई वेक्टर या अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप ए में बी को जोड़ नहीं रहे, एक में मतलब बी में बी को घटा नहीं रहे, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ए में माइनस बी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि आपने बी को पलट दिया और पलटने के साथ में क्या हुआ, ऐड कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस वाले में बात करते हैं, तो मान के चलते हैं ए वेक्टर भी इधर होता और बी वेक्टर भी इधर होता, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो दोनों को जोड़ते तो क्या बनता, दोनों एक दूसरे को उठा के जोड़ देते। तो मान के चलते हैं ये हमारे पास ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी है। तो दोनों को जोड़ा तो एक बड़ा वेक्टर बन गया। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं कि भाई ए में बी को घटाना है, तो जब ए में बी को घटाना है तो क्या हुआ, ए को तो नहीं चेंज कर रहे हैं लेकिन बी को पलटने को कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी को क्या कर दिया, पलट दिया। तो जब बी को पलट दिया तो डायरेक्शन बदल गया। अब एक तरह से अभी भी क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और अगर ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नेट मिला के कितना हो जाएगा, इधर की तरफ बचेगा 5। इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5। लेकिन अगर ये चीज है, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, तो नेट वेक्टर मिला के कितना हो गया, 25 हो गया, दोनों जुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो घटा रहे हो तो हो तो रहा है घटने वाला है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम जब अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम लोग बी को पलट के ऐड कर रहे हैं। तो जनरली क्या हो गया, वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जनरली क्या हो जाएगा, एडिशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है जैसे अलजेब्रा में देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब यहां पर आपसे बोल रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। अब ए प्लस बी निकालना है तो दोनों वेक्टर को क्या कर देना है, सीधे जोड़ देना है। तो मान के चलते हैं कि इसके हिसाब से अभी हम लोग चलते हैं, तो वेक्टर ए और बी जो क्वेश्चन में दे रखा है उन्हीं वेक्टर्स को ले लेते हैं। तो वेक्टर ए और बी को लेना है भाई, हमने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहां से ए और बी आ गया, तो ए प्लस बी, तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट, मतलब फाइनल में सम करना है। सम करना है इसका मतलब क्या निकालना है, ए प्लस कितना करना है, बी करना है, और a प्लस बी करना है। इसका मतलब इसी का रिजल्टेंट हम लोगों ने क्या बोला, R1। ये रिजल्ट है, ये रिजल्टेंट है। जो चूंकि सिर्फ a प्लस बी कर रहे हैं तो कोई माइनस नहीं है, तो कोई माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे उठा के जोड़ दीजिए। बस ध्यान रखिएगा i और j का इंटरेक्शन नहीं होगा, i और k का नहीं होगा, मतलब बिरादरी वालों का ही होगा। इसके बाद 3i और 4i रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -4 प्लस का 3 माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का i, 5 और -2 इसका मतलब प्लस का कितना हो जाएगा 3 का j, -3 प्लस 5 इसका मतलब 2 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी। और अगर आपसे बोले कि भाई a माइनस बी निकाल के दिखाओ, तो a माइनस बी निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको b वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो b वेक्टर को माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पर ऐसा करेंगे, b पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई का तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा तो भाई साइन कितना हो जाएगा, जरा देखते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब a और b एक तरह से इनको जोड़ी तो रहे, इसका मतलब a में हमने माइनस b को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नए वाले साइन के साथ आएंगे तो प्लस प्लस 4 3 7, तो 7 कितना हो गया i, -5 माइनस ये, इसका मतलब माइनस का 7 कितना हो गया j, प्लस 3 ये 5 3 कितना हो गया 8, मतलब 8 कितना हो जाएगा k। इसका मतलब a प्लस बी और माइनस बी हमने निकाल लिया। इसी को हम लोगों ने क्या बोला, r कितना हो जाएगा 2, और r2 को हम लोगों ने लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस कितना हुआ b, नॉर्मल वे में ऐसे तो लिखेंगे, जो भी वैल्यू आई है हमने उसको लिख दिया। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
अगर कभी कभी क्वेश्चन में और भी घुमा के आ जाता है, हम क्वेश्चन एक उठाते हैं तो बात और बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल में हम लोग जो भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, हम उसको निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने बेसिक सारी चीजें इसमें ली। आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए, बी और सी, आपको रिजल्टेंट R1, R2, R3 और ये पता करना है। अब कभी ऐसे ही लिखा होता है तो कभी हम लोग इस तरह पता कर लेंगे। तो R1, R2, R3, अब देखो R3 को अलग इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्केलिंग कर रखी है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन होने के साथ साथ क्या है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलिंग सब एक साथ समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, R1 निकालते हैं। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अब आपसे सबसे पहले है कि R1 निकालें, तो R1 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर R1 का मतलब हुआ A प्लस कितना हुआ, B प्लस कितना हुआ, C। किसी में साइन चेंज तो करना नहीं है, तो सीधे उठाते हैं A, B और C को और वहां से सॉल्व कर देते हैं। अब चूंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें हम लोग R1 इक्वल टू A प्लस B प्लस C निकालते हैं, तो A1 BB और क्या हो जाएगा C। तो हम लोग इसको उठा लेते हैं, यहां से तीनों को सीधे जोड़ना है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोई मसला है नहीं। तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C, इसका मतलब यहां से हम लोगों ने R1 निकालना है, तीनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। तो A1 B क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा C इक्वल, जोड़ डालिए, क्योंकि साइन सब ध्यान रखिएगा, माइनस आई प्लस आई 0, बचा कितना, माइनस 2i। इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 2i, ये कितना, माइनस 2 2 4, माइनस का 4 प्लस का 5, तो प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा j। और अगर यहाँ पे लिखा माइनस 3 प्लस 3 तो 0, प्लस का कितना हो जाएगा 2k। अब यहां से आप एक चीज और सीख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो निकालेंगे ही, अगर आपसे बोले कि मॉडुलस ऑफ R1 निकालिए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 1 निकालिए। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा C का क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने का तरीका वही है कि इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका तरीका क्या हो गया, अंडर रूट आई जे के सारे कंपोनेंट का स्क्वायर, माइनस चाहो लो चाहो ना लो तुम्हारी मर्जी, 2 का स्क्वायर, मतलब 4 4 8 1 9, मतलब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ R1, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 1 इक्वल टू 3 हो गई। तो अब यहां से अगर मान के चलते हैं हम लोग को निकालना है R2, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा R1 और R2 का। तो R2 जब निकालना होगा तो क्या करना होगा भाई, कॉन्सेप्ट के हिसाब से R2, तो R2 जब निकालेंगे तो R2 बराबर, अब देखो जरा R2 में A माइनस बी माइनस सी है, तो इसका मतलब A माइनस बी माइनस कितना हो जाएगा C हो गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब यही A हमने निकाला था यहां से, हम इसी को यूज कर लेते हैं, जहां पे साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां कर लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि A माइनस बी माइनस सी निकालना है। तो A माइनस बी माइनस सी कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर A माइनस बी याद रखना है, इसमें माइनस करना है, तो ये तो प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस हो गया, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, नए साइन लिख लिए। माइनस सी करना है तो साइन तो ऐसे तो डिफॉल्ट तो पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप R2 निकालेंगे तो R2 बराबर कितना हो गया, A माइनस बी माइनस कितना हो जाएगा C। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस नए वाला साइन लेना है, प्लस वाला आई माइनस वाला आई, 0 हो गया, फिर से कितना हो गया माइनस का 2 कितना हो गया आई हो गया। अब यहाँ पे प्लस प्लस दोनों नए वाले साइन, 5 2 7 2 9, इसका मतलब 9 कितना हो जाएगा जे हो गया। माइनस 3 माइनस 2 3 2 5, ये तीनों माइनस में 5 3 8, मतलब 8 कितना हो जाएगा के हो जाएगा। इसका मतलब ये कहलाएगा A माइनस बी माइनस सी। और आपसे क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट भी निकाल के दिखाओ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का मतलब मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा R2 निकाल के दिखाओ। इसका मतलब आपसे कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ A माइनस बी माइनस सी निकाल कर दिखाओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सिंपली 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हुआ
ये हो गया 4 प्लस कितना हो गया 81 प्लस कितना हो जाएगा 64, तो 64 और ये कितना हो जाएगा 68, 69 और 140, 149। इसका मतलब क्या हुआ, एक 140 कितना हो गया 9। अब जो भी वैल्यू आ रही हो 149 के वैसे अंडर रूट एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं होता है, तो हम लोग निकाल लिया जाएगा। तो 149 यहां पर आया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, तीसरे वाले में बोल रहे हैं कि R3 निकालना है। अब ये जो काम R3 में हमने किया है, तो साइन भी चेंज किया, देखो -3 भी है, -3 पे जरा फोकस करो, -b किया है, साइन भी पलट दिया है, डायरेक्शन भी पलट दिया है और इसको स्केल भी कर दिया है। तो ये क्या है, स्केलिंग के साथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2a - 3b + 2c निकालना है, तो इसका मतलब जैसे बोल रहे वैसे ही करना है। इसका मतलब आप इसी के हिसाब से चलिए, तो हम इसी के हिसाब से अगर चलेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा अलग कर ले रहे हैं क्योंकि सबको साथ में दिखे तो ज्यादा बेहतर समझाएगा। अब हम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन ये बड़ी दिक्कत कर देगा, तो हम थोड़ा सा कंप्रेस कर दे रहे हैं और इसको यहां पे ले आते हैं, ठीक है ना। अब जो बोल रहे हैं वो काम कर लेते हैं। अब आपसे तीसरा बोल रहे हैं R3 निकालना है। हाँ भाई R3 निकालना है, क्या करना पड़ेगा, a में 2 से मल्टीप्लाई, इसमें b में कितना होगा 3b करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा इसमें c में प्लस कितना हो जाएगा, c रहने देना है, c में कुछ नहीं करना है। तो पहले a b c को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास a और b और c है इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन है हम इसी में करेंगे। तो a b c हमारे पास में ये है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा, या फिर हम आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं और साइन चेंज करने के साथ में हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे लिख के। तो a में बोल रहे हैं कि जनरली a में क्या करना है R3, तो हमें 2a निकालना है, तो सिंपली a में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा j, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 कितना हो जाएगा k। अब b में माइनस से भी मल्टीप्लाई करना हो 3 से भी करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो b में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 भी करेंगे, तो जो साइन आ रहा है पहले वो लिख लेते हैं। तो साइन क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 कितना हो जाएगा i, यहाँ पे 3 दूनी माइनस का 6j और 3 दूनी मतलब 6, इसका मतलब कितना हो गया 6k हो गया। c में कोई छेड़छाड़ नहीं करना भैया, c को ऐसे रख दो, तो c को ऐसे रख देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस का i माइनस का 2j, ठीक है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। माइनस i माइनस 2j प्लस 3k, 3i प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया ये, और b में चूंकि साइन भी चेंज हुआ है और c में प्लस है, b a में प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है ये साइन तो प्लस से कितना हो गया माइनस, तो ये प्लस से कितना हो जाएगा माइनस, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, प्लस से कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, R3 निकालना है। तो R3 कितना हो गया, R3 हो गया 2a माइनस का, देखो नया वाला साइन लेंगे, माइनस का 3b प्लस कितना हो गया c, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नए वाले साइन के हिसाब से काउंट करी जाएगी। नए वाले साइन के हिसाब से क्या है, माइनस i माइनस 3i माइनस 4i, तो 3 1 4 4 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8i हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, तो 10 6 16, 16 में से 2 गया, कितना बचा 14, 14 माइनस प्लस का, क्योंकि 14 बढ़ा है प्लस में, तो 14 कितना हो जाएगा j हो गया, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 6 6 12, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, इसका मतलब माइनस का कितना हो गया 9k हो गया, इसका मतलब ये आया। तो ये कहलाएगा R3, तो ये चीज R3 कहलाए। अब R3 निकालना होगा, मतलब जो हमने निकाला है ये रिजल्टेंट है, ठीक, यही फाइनल में है। अगर इसी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अब आपने जो ये काम किया है इसमें आपने रिवर्सिंग भी करी है, प्लस क्या करी है, स्केलिंग भी करी है। आ रही बस में, इस वाले में आपने काम किया है सिर्फ और सिर्फ क्या की है, स्केलिंग करी है। तो जब आप सिर्फ किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a बना, तो किसी वेक्टर के साथ में किसी वैल्यू को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कहलाती है स्केलिंग। और ये कहलाती है, चूंकि साइन भी पलट दिया माइनस भी कर दिया, तो -3 भी करने की वजह से ये स्केलिंग प्लस रिवर्सल दोनों कहलाया। तो हमने R3 निकाल लिया, तो यहां से हमारे पास में R3 निकल आया। अगर इसी में आपसे बोले कि भाई हमको क्या निकाल के दिखा दो, a माइनस बी प्लस बी से, अब ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया, तो अगर आपसे ये निकालने को बोल रहे हैं a माइनस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहे हैं, तो अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोले तो पहले a माइनस बी प्लस सी निकाल के दिखाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a माइनस बी प्लस सी।
तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग ए बी सी को यहाँ से उठा लें क्योंकि रेफरेंस चला जाएगा हाथ से। तो यहाँ से हो गया मूव टू, और एक पेज ले लेते हैं 5, तो यहाँ से निकाल लेते हैं मूव। ठीक, अब हमने क्या किया, a माइनस बी प्लस सी। आपसे क्या बोल रहे हैं निकालने को, आपसे बोल रहे हैं a माइनस बी प्लस सी। भाई ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी और क्या हो जाएगा प्लस सी। आपसे ये निकालने को बोल रहे हैं, कुछ नाम ही नहीं है, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी प्लस सी का मॉडुलस बोल रहे हैं, तो a माइनस बी प्लस सी। b को हमें साइन चेंज करना है, तो प्लस से क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस, प्लस से कितना हुआ माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इसी को जोड़ लीजिए, इसका कुछ नाम होगा, हमसे मतलब नहीं है। तो a माइनस बी प्लस कितना हो जाएगा c हो गया। इसका क्या निकालना है मॉडुलस, तो अभी मॉडुलस नहीं निकाल सकते, अभी तो वेक्टर फॉर्मेट में निकालेंगे। इसका मतलब माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस में 2 2 4, माइनस का कितना हो जाएगा 4i। अब ये माइनस और ये प्लस, 0 हो गया, बचा कितना प्लस का 5। इसका याद रखना, इसका नया वाला साइन लोगे ग्रीन वाला, तो इसका मतलब कितना होगा 5 का कितना होगा j, और यहाँ पे 3 और माइनस 3 0 हो गया, बचा कितना माइनस का कितना हो जाएगा 2k। तो कितना हो जाएगा 4i प्लस का 5j और माइनस का 2k। अब इससे आपसे बोले कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, ये निकाल के दिखाओ, तो a माइनस बी प्लस सी निकालने को कह रहे हैं, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हुआ, सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 16 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, इसका मतलब 16 4 20 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब अगर आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 9 पंजे 45, मतलब 3 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए मॉडुलस ऑफ a माइनस बी प्लस सी हम लोगों ने यहाँ पे ये बेसिकली क्या करता है, वेक्टर एप्लीकेशन जो है मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट इसके सीखे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक दो क्वेश्चन इसके और दोहरा लेना है, जल्दी से कर लिए जाए। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोल रहे हैं कि इस वाले वेक्टर में जो पहला वाला वेक्टर लिखा है -4i प्लस 3j माइनस का 6k, तो बोले इसमें कितना जोड़ दें, क्या व्हाट मस्ट बी, क्या हो जाएगा, देखो व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, ऐसा कौन सा वेक्टर इसमें जोड़ दें कि रिजल्टेंट क्या हो जाए, ये बन जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम आपसे पूछें कि भैया 4 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, ये तो बात है, इसका मतलब आप निकाल लोगे, ऐसे तो यही बता दिया 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो जब भी निकालना हो बोलेंगे 4 में x जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस कितना हो गया 4, तो यहां से x की वैल्यू 6 निकल आई। इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हम यहां पर भी लेके चलेंगे, फंडामेंटली वही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू -4i प्लस 3j माइनस 6k। तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि -4i प्लस क्या लिखना है 3j, और क्या हो जाएगा प्लस में माइनस के 6k में कितना जोड़ दें, ठीक है ना, कितना जोड़ दें मतलब कोई वेक्टर x जोड़ दें, तो कितना वेक्टर बन जाए, ये वेक्टर बन जाए। इसका मतलब 3i माइनस 5j माइनस 8 कितना हो जाएगा k, तो ये वेक्टर बन जाए। इसका मतलब यहां से x निकल आएगा, तो x निकालने में कोई झमेला नहीं, उधर की तरफ भेज दो, उधर भेजोगे तो -4i उधर जाके +4i, 4 3 7, तो कितना हो जाएगा 7i हो जाएगा, प्लस का 3j उधर जाके माइनस का 3j 5 3 8, 8 का कितना हो जाएगा j हो जाएगा, माइनस का 6 के प्लस में जाएगा, प्लस जाएगा तो -8 प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। इसका मतलब वो वेक्टर कितना है, ये है। इसका मतलब अगर इस वेक्टर को हमने इसमें जोड़ दिया तो फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब हमारा कॉन्सेप्ट अगला है वेक्टर या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। भाई वेक्टर में वेक्टर जोड़ ले तो वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिंपली वे में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं।
तो यहां पर क्या है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, याद रखिएगा वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चीजें तो बेसिक आपको आइडिया लगी गई हैं कि भाई आप किसी वेक्टर में, एक बात तो ध्यान रखिए कि किसी वेक्टर में अगर आप सीधे से कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मतलब किसी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, ना डॉट ना क्रॉस ना कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ इसको लिख रहे हैं, तो ये बात हमको क्या कहलाती है, स्केलिंग। तो ये वेक्टर वेक्टर का क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये स्केलर का वेक्टर के साथ में नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है। यहाँ मल्टीप्लाई भी तीन तरह के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वेक्टर वेक्टर का कर रहे हैं। वेक्टर का वेक्टर से कर रहे हैं तो कौन सा मल्टीप्लाई है, तो अब आपने आइडिया तो होगा कि एक डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको दिमाग में रखना है कि आपके सामने तीन मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब आप स्केलर का या किसी कांस्टेंट का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब नॉर्मल वे में इसको लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्केलिंग, ये वेक्टर प्रोडक्ट में शामिल नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट में शामिल कब होता है, जब आप इसमें दो तरह के वेक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं रीजन कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कितने तरीके का हो सकता है, बाद में हम लोग इसके ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, कौन से परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लेके चलिए कि एक ऑब्जेक्ट, एक रॉड है जो किसी सरफेस पे पड़ी, एकदम लाई डाउन है, यहां पर पड़ी हुई है। अब इसमें क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं। इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल से क्या हुआ, एक एंगल थीटा पे फोर्स लगाया, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, रॉड से इसकी जो डिस्टेंस है इसको मान के चलते हैं, या रॉड की जो लेंथ है वो मान के चलते हैं L, और मान के चलते हैं कि जब आप इसको फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ा खिसक जाती है आगे, तो खिसक जाती है तो यहां से यहां तक पहुंच जाती है, मान के चलते हैं इसको L2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसे आप मान के चलते हैं क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब आप जब फोर्स जब लगा रहे हैं तो बहुत रैंडम वे में लगा रहे हैं, आपने जो फोर्स लगाया है बहुत आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, इसके जो इफेक्ट होंगे दो कंबाइन इफेक्ट होंगे। एक तो मान के चलते हैं इनफ फोर्स है तो ये उठा सकता है रॉड को, तो इसके अगर दो कंपोनेंट निकालेंगे तो एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और एक फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा F कितना हो जाएगा, sin थीटा। आप जान रहे हैं कि अगर F cos थीटा लगा तो इसने लेंथ को या इस रॉड को आगे बढ़ा देना, खिसका देना है, इसका मतलब इसकी वजह से क्या होगा, ये खिसक जाएगा, खिसक जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सही वर्ड पे लिखा है तो स्लाइड हो जाएगा, काफी ज्यादा देहाती हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये स्लाइड हो जाएगा। तो इस F cos थीटा की वजह से ये स्लाइड करेगा, लेकिन अगर F sin थीटा लगाया होता तो इसकी वजह से ये क्या करता, ऐसे करके घूमता, मान के चलो इधर से उठाया तो इसकी वजह से ऊपर वाला फोर्स लगाते तो उठाने की वजह से क्या होता, ये रोटेट करता, इसका मतलब इसकी वजह से ये क्या कर जाता, रोटेट कर जाता। समझ गए बात को। तो अगर ये खिसकता, ये स्लाइड करता, तो स्लाइड की वजह से क्या निकल के आता, इस फोर्स का वर्क वाला इफेक्ट निकल के आता। इससे कौन सा इफेक्ट निकल के आता, वर्क वाला। और अगर ये रोटेट करता तो रोटेट करने की वजह से क्या कौन सा इफेक्ट निकल के आता, इसका टॉर्क वाला इफेक्ट निकल के आता, घुमाने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही फोर्स जो एप्लीकेबल है इस कॉर्नर पे यहां पर अप्लाई हो रहा है, उसी का एक कंपोनेंट वर्क बना दे रहा है, और उसी से एक कंपोनेंट क्या निकल के आ जा रहा है, उसी का एक रिजल्ट जो है वो टॉर्क निकल के आ रहा है। जबकि हम लोग वर्क के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि भाई इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो आ रही है स्केलर क्वांटिटी, और टॉर्क जो आ रही है वो उससे निकल के आ रही है एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दोनों डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो वर्क एक अलग चीज है और टॉर्क एक अलग चीज है। तो टॉर्क अलग कॉन्सेप्ट है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आ क्या रहा है, वो सेमी फोर्स के इसी कंपोनेंट से आ रहा है। इसका मतलब F का वो वर्जन जो वर्क डन जनरेट कर रहा है उसको हम लोग आमतौर पे F पैरेलल बोल देते हैं, और आमतौर पे F का जो वर्जन इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है उसको F परपेंडिकुलर बोल दे रहे हैं। तो एक पैरेलल फोर्स है जो वर्क डन क्रिएट कर रहा है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो रोटेशन या टॉर्क जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वर्क डन और टॉर्क का फार्मूला लिखें तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, F, अब देखिएगा F पैरेलल फोर्स इनटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इंटू कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, L2। L2 मतलब डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, तो कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा, L2। और अगर हम लोग इसी वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें रिजल्ट के तौर पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर फोर्स
इनटू क्या हो गया L1, यहाँ लेंथ L1 है क्योंकि लेंथ ऑफ द क्या होगा हिंज से ली जाती है, तो हिंज फिलहाल यहाँ से हो गया। और यहाँ से F1 इंटू L1 जब हमने काउंट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 मतलब कितना, F परपेंडिकुलर 1 नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब F कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा L1। और जब आपको पता है कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर स्केलर है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो पक्की बात है क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वेक्टर लगेगा। इसका मतलब वही फोर्स का एक कंपोनेंट जब लेंथ से मल्टीप्लाई हो, देखो फोर्स इसमें भी है लेंथ इसमें भी है, या डिस्टेंस है, यह कि फोर्स इसमें भी है लेंथ इसमें भी है, मतलब फोर्स इसमें भी है लेंथ इसमें भी है, तो इसका मतलब इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफेक्ट अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, फोर्स और लेंथ। तो फोर्स और लेंथ इसमें, फोर्स और लेंथ उसमें, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। इसका मतलब सारा खेल किसका है, ओरिएंटेशन का या फिर डायरेक्शन का। फोर्स अगर आपने जहां पैरेलल कर दिया तो वर्क डन, फोर्स आपने परपेंडिकुलर कर दिया इसका मतलब टॉर्क। तो फोर्स के डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको अब मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन को भी काउंट करना पड़ेगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लिकेशन को भी उसी हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो किस हिसाब से बांटना पड़ेगा कि भाई वही फोर्स लेंथ का इफेक्ट आ रहा है एक वेक्टर, और वही फोर्स और लेंथ या डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आ रहा है क्या हो जाएगा, वर्क डन। एक वेक्टर है और एक स्केलर आउटपुट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए दो अलग अलग क्या मान लिए जाएंगे इनके, हम लोग प्रोडक्ट्स मान लेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी यहां पर भी है, लेकिन इसका रिजल्ट अलग है इसका रिजल्ट अलग है। तो जब रिजल्ट अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे। इसका मतलब ये जब इस मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, आमतौर पे जहां साइन थीटा या परपेंडिकुलर वर्जन यूज किया जाता है, वहां पर फोर्स का लेंथ के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। मोटे मोटे तौर पे बता रहे, बारीकी नहीं देखिएगा इसमें, ठीक है ना। टॉर्क का फोर्स के साथ में ये वाला इफेक्ट देखा जाता है, ठीक। और अगर आपको जब मान के चलते हैं कि इसमें आपने कॉस थीटा वाला वर्जन या पैरेलल वाला वर्जन आता है, इसका मतलब फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, दोनों का वर्क करने का तरीका अलग है, दोनों का आउटपुट क्या है, अलग है। तो यहां भी वेक्टर है यहां भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का रिजल्ट आउटपुट क्या आ रहा है, स्केलर। और जब स्केलर आउटपुट आता है तो आमतौर पे ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और जब यहां पर भी वेक्टर है यहां पे वेक्टर है, लेकिन मल्टीप्लाई होके जब आता है वेक्टर, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब वही फोर्स वही लेंथ से दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों की वजह से, मतलब रिजल्ट अलग होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को भी क्या करना पड़ गया, बांटना पड़ गया। तो जिसका रिजल्ट स्केलर आता है उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट माना जाता है, और जिसका रिजल्ट अगर वेक्टर आता है उसके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। जबकि याद रखिएगा लेक्चर टॉर्क में जो एक्चुअल फार्मूला है वो L क्रॉस F होता है। हम यहाँ पे भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ आपको बात समझाना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके, और किसके बिहाफ पे हो रहे, कौन तय कर रहा है, जो इसमें फोर्स है उसका ओरिएंटेशन। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी किस तरह ली गई, पैरेलल परपेंडिकुलर, उसकी वजह से जो उसका रिजल्ट है वो बदला जा रहा है, एक वेक्टर या स्केलर, और जो रिजल्ट अलग अलग हुआ जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या करने पड़ गए, अलग अलग करने पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो तरह के मल्टीप्लिकेशन स्टडी करना है, एक का रिजल्ट वेक्टर आता है, एक का रिजल्ट स्केलर आता है। ये पार्ट लिखना नहीं है, अब ये लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, आप वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक ही बात है भाई। मल्टीप्लिकेशन की बात अगर करेंगे तो यहां पर दो तरह के हमारे सामने क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक होता है वेक्टर क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, और एक को बोलते हैं वेक्टर स्केलर, मतलब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्रॉस क्या हो गया, प्रोडक्ट, या सिंपली क्या हो गया, आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जब भी आप स्टडी करते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वेक्टर पूरा बार बार लगाओगे, आप सिंपली क्या बोल दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और सिंपली क्या बोल दोगे इसको, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें इनपुट कौन है, इनपुट वेक्टर्स हैं,
और इसमें जो इनपुट कौन है, इसमें भी इनपुट वेक्टर्स हैं। अब आउटपुट कैसा होता है, आउटपुट स्केलर होता है। इसी हिसाब से क्या हो गया, आमतौर पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, आउटपुट के हिसाब से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग स्केलर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो आमतौर पे इसका नाम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी है या फिर वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है ना। और आमतौर पे इसका रिजल्ट जो होता है वेक्टर, अब जैसे इसका रिजल्ट जो होता है स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है, तो इसको वेक्टर क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से भी देखा जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स में जब आपको देखना है तो इसका जो आउटपुट है वो स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। आमतौर पे क्या हो जाएगा, हम लोग ये वर्ड जल्दी यूज नहीं करते, सिंपली इसी नाम से आते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जब हम लोग इसको जब नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वेक्टर लिखा होता है साथ में, तो इसको सिंपली क्या लिख देते हैं, स्केलर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपली हम लोग जब नाम से जानेंगे तो हम लोग किस नाम से जानेंगे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे और किस नाम से जानेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। अब हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर डॉट स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, एक तरह से वेक्टर रिजल्ट देता है। तो आमतौर पे इसका एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कर्ल भी बोल देते हैं। तो आमतौर पे ये डॉट प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है और कर्ल भी है, इसमें दो नाम इसमें भी है, ठीक है ना। अब जब आपको दो वेक्टर्स मान के चलते हैं कि आपने इनपुट में दो वेक्टर लिए ए एंड कितना हो गया बी, अब दोनों क्या है याद रखिएगा, दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स हैं तो दोनों इनपुट है, दोनों की तरह हम दोनों को यूटिलाइज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर पे एप्लीकेबल है, स्केलर पे नहीं, इसीलिए बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब वेक्टर पे निकल के वेक्टर रिजल्ट दे दे तो वेक्टर, और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर से निकल के स्केलर रिजल्ट दे दे, इसके लिए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट। तो जब आप मान के चलते हैं कि दो वेक्टर्स को क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए डॉट कितना हो जाएगा बी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, डॉट प्रोडक्ट एक टाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो रिजल्ट आएगा वो मान के चलते हैं आया एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका मतलब इसके पास में डायरेक्शन नहीं होगा, इसके रिजल्ट के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और जब आप ए डॉट बी लिखते हैं तो ए डॉट बी को आप और कैसे लिख सकते हैं, आप ए डॉट बी को जब लिखेंगे तो डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, इस मतलब ए बी, इसका मतलब इनटू कितना हो गया कॉस थीटा। आमतौर पे फेसिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो दो वेक्टर ए और क्या हो जाएगा बी के बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब इससे जो निकल के आएगा प्रोडक्ट रिजल्ट होगा y, और y अपने आप में कैसा होगा, एक तरह से यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेक्टर, खुद अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये खुलेगा तो इसका मतलब कैसे खुलेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो थोड़ी बारीकियां हैं, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको तमीज से लिखा जाए तो तमीज से कैसे लिखा जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो कैजुअल वे में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे। और दूसरी बात ये कि जब आपने ए बी साइन थीटा लिखा तो यहाँ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, बहुत कैजुअल वे में। लेकिन अभी भी जो राइट वाला पोर्शन लिखा हुआ है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भाई आपने सीख रखा है कि जो इससे रिजल्ट आता है वो वेक्टर है। तो जब वेक्टर है तो ये ए बी क्रॉस बी का रिजल्ट ए बी साइन थीटा, ये भी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईटा बोल देते हैं। तो ये डायरेक्शन अपने आप से लगाना पड़ेगा, इसका नाम है ईटा, नाम नहीं है ईटा नाम है, ठीक है ना। और ईटा को हम लोग आमतौर पे क्या है, ये हमारे पास में एक तरह से क्या हो गया यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ क्या हो गया, एक तरह से डायरेक्शन बताता है। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन, इसीलिए y का वही डायरेक्शन होगा जो ईटा का डायरेक्शन होगा। और ईटा का डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन ऑफ ईटा ऑलवेज पर, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ईटा क्या हो जाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इनपुट वेक्टर। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ ईटा will always be perpendicular to both A and B vectors। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ईटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B के परपेंडिकुलर। अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये बात हो गई।
ठीक है ना। और थोड़ा प्रॉपर वे में अच्छे से लिख लीजिएगा भाई, इतना आसान कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, यानी क्योंकि आपने कैजुअल वे में लिख दिया। तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के एक तरह से फार्मूले हो गए। लेकिन अगर आपको बोला जाए भाई एग्जाम्पल बताइए इसका, तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो याद रखिएगा इससे निकलने वाला आउटपुट क्या है भाई? स्केलर है ना। इसमें तुम लोग लिख लेना, हालांकि हमने वेक्टर लगा दिया, समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या हो गया? आउटपुट कैसा हो गया? वेक्टर हो गया। ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर रिजल्ट देता है, ये स्केलर रिजल्ट देता है, तो जबकि है मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन दोनों के आउटपुट के तरीके क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और अगर आपसे बोले कि भाई एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो सबसे अच्छा वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया? एफ डॉट कितना हो जाएगा? डी, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। और जब एफ डॉट डी लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? आप ऐसे लिखते हैं एफ इंटू डी इंटू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो याद रखिएगा एफ डी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड वाला वर्जन हमने जनरली यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्शन वैसे भी नहीं होता। और अगर आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल बोले, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? टॉर्क। तो टॉर्क को जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? टॉर्क इंटू क्या हो जाएगा? अब वहां पे क्या हो गया? आर, डी की जगह लेंथ की जगह आर मान लिया, आर क्रॉस कितना हो गया? एफ। ये इसका ओरिजिनल फार्मूला है, आर पहले आता है हमेशा। तो आर क्रॉस कितना हुआ? एफ। और जब टॉर्क का सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा, तो आर इंटू एफ इंटू कितना हो गया? साइन थीटा। और आपको एक स्यूडो वेक्टर लिखना पड़ेगा ईटा। तो यहाँ पे आपने क्या हुआ? वेक्टर लिखा। लेकिन यहाँ पे जब आपको टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ आप आर एफ इंटू क्या लिख दोगे? साइन थीटा लिख दोगे। तो आर एफ साइन थीटा लिख के बात करता हूं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क हो गया, इसका मतलब ये। और अगर आपको थोड़ा और बेहतर वे में लिखना है, तो आप लिखोगे फोर्स पैरेलल टू क्या हो जाएगा? इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क लिखना है, तो सिर्फ हम टॉर्क ले रहे हैं, सिर्फ इतना झमेला नहीं लिख रहे। तो एक ही बात है दोनों। ठीक है, इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ इंटू आर। और साइन थीटा नहीं लिखना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर वर्जन ऑफ द फोर्स विद क्या हो जाएगा? आर। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे बात समझ में आएगी जब हम फिजिक्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स हो गए, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के हो गए। और हमें पता है कि वर्क डन बेसिकली क्या हो गई? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? स्केलर। और टॉर्क दिख ही रहा है कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होता है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में दो प्रोडक्ट हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। हमें मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से ऐसे नहीं लेना है। ठीक है ना। अब देखो डिपेंड करता है, अब हम तुम सिखा रहे हैं कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर से आते हैं। इसका मतलब हम लोग एक बार समरी ले लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। तो हम लोग समरी स्टडी कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। तो समरी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है ना। वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वैलिडेशन पीओवी तो तुम लोग जानते हो, इंस्टा वाले हो। तो वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते, कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है। अब जैसे यहाँ पे बात आती है, अब देखो आपको सबसे पहले बोला जाए, हम देखो यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, आप भी थोड़ा सोचिएगा कि कौन सा सही है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा, सिर्फ मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही सोचना है। 5 6 ठीक। अब जैसे मान के चलते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बी, क्या हम दोनों को जोड़ सकते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बी, लेकिन बी क्या हो जाएगा ऐसे? अभी हम क्या, अब प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, तुम कंफ्यूज नहीं होना, क्या हम ये काम कर सकते हैं? अच्छा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ए, ठीक है ना। अब चूंकि एडिशन में तो इससे ही ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब जैसे मान के चलते हैं कि एक हमने फिजिकल क्वांटिटी ली बी और इसको क्या हुआ ए, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? या हम इसको अभी यहाँ नहीं लिख रहे, इससे बात नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोगों ने कैसे लिखा? बी मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो गए? क्या हम ये कर सकते हैं? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ठीक। अब बात आती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन ये स्केलर के साथ में है। ठीक है ना। अब इसके क्या हो जाएगा? इसके आउटपुट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि भाई क्या रिजल्ट आएगा। ठीक। तो ये वाली बात हो गई। छठे में क्या होगा? दोनों वेक्टर, अब एक वेक्टर क्वांटिटी को जैसे मान के चलते वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने ली ए, इसके साथ में क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक। सातवां वाला,
ठीक, इसका मतलब ए क्रॉस बी हमने किया, तो क्या हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ए को बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7th में, अभी हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, क्या हम ये कर सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, उसका मैग्नीट्यूड है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर देंगे बी के साथ, क्या हम निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हमने क्या बोला, ऐसे समझ लो कि हमने ये बोला, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, और किसी ए को सिंपली बी के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या 4 को क्या बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा क्या बात कह रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर सेम चीज हमने लिख दी यहाँ पे 8वें की जगह यहाँ पर 9वें में, तो ये वाली 9th वाले में जरा बात समझना कि अगर आपने लिखा ए, तो मान के चलते हैं ए को क्या हम किसी बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। या फिर आप लिखना चाहते हो ऐसे कि ए को आपने डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं बी के साथ, या फिर किसी 4 या 5 या 6 वैल्यू को आप क्या डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं किसी के साथ में, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगा आप 9, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10th में, क्या मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी से। अब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे लगा दोगे तो बात अलग हो गई, इसका मीनिंग अलग है। तो हम अभी एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे करके डॉट करके लिख सकते हैं, इसका मतलब ये। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, और इसमें हम दोनों और करके लिख दे रहे हैं, क्या हम ए को क्या हो जाएगा क्रॉस से बी कर सकते हैं, वेक्टर नहीं लिखा है स्केलर में हमें लिखा है, या हम 4 को क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ माना ही नहीं जाता, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ मॉडुलस बी को ले सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा ए को बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, या 4 का सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, ठीक, तो ये वाली बात है। तो हालांकि डॉट प्रोडक्ट की वजह से रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग की बात हटा दें क्योंकि इसे कंफ्यूज करेगी आपको कहीं ना कहीं। तो ये हो गई हमारे पास में क्या हो जाएगी 11, लेकिन फिर भी हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, अभी कुछ और याद आएगी तो हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग के सामने क्या होगा, ये ऑपरेशंस हैं, ठीक, और ये ऑपरेशन के साथ साथ हमें आउटपुट भी बताना है कि आउटपुट इसका क्या आएगा, वेक्टर की स्केलर। तो मान के चलते हैं ए और बी दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन वैलिड है। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या देगा, वो भी एक वेक्टर निकल के आएगा। समझ गए बात को। अब यहां से आपसे बोले ए और बी वेक्टर में स्केलर को जोड़ ले, क्या वैलिड है, नहीं वैलिड नहीं है, ये क्या हो गया, इनवैलिड है। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, आउटपुट जो आएगा वो पॉसिबल ही नहीं। जब इनवैलिड हो गया तो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो सकता, इसके अलावा आउटपुट नहीं है। इसका मतलब 4 किसी स्केलर को किसी वेक्टर से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बात और ये बात तीनों एक ही है। इसका मतलब तीनों की तीनों क्या मानी जाएगी, ये सेम है, और इसका मतलब तीनों की तीनों क्या हो गई, वैलिड है। इसका मतलब इससे जो आउटपुट आएगा तो इसमें कोई वेक्टर है 4 गुना 5 गुना हो गया तो भाई डायरेक्शन तो बदला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर की लेंथ को बढ़ा घटा रहे हैं, इसका मतलब जो इससे आउटपुट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, जैसे वेक्टर आएगा। ठीक, एग्जाम्पल एक और इसका लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान के चलते हैं कि वेलोसिटी में हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही बात तो है, वेलोसिटी में मास तो वेक्टर में स्केलर से नॉर्मल सा मल्टीप्लाई है। तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है मोमेंटम, और मोमेंटम खुद अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब किसी वेक्टर में किसी स्केलर से नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उससे रिजल्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो किसी वेक्टर में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से वो स्केलिंग कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इसी को तो हम लोगों ने स्केलिंग बोला। और स्केलिंग में जो आउटपुट निकल के आता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है, बस स्केल्ड वर्जन होता है, बड़ा या छोटा वेक्टर होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं जैसे इस वाले में ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में अगर आप बात करेंगे तो जैसे ए से क्रॉस बी, तो वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है भाई, है ना, जो भी रिजल्ट आए तो वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या हुआ, वैलिड। और आउटपुट कितना आता है, आपको पता है कि वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आउटपुट कैसा होता है, वेक्टर होता है, अभी पढ़ा हमने। अब आपको वेक्टर से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हाँ भाई हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, वैलिड। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या देगा, इसका आउटपुट स्केलर होता है, अभी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। क्या किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है, तो नहीं लिया जा सकता है। जो रिप्रेजेंटेशन उसे अगर स्ट्रिक्टली फॉर्मेट मतलब फॉलो करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता।
तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये ऑपरेशन को नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये ऑपरेशन पूरा का पूरा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। वेक्टर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए क्या माना गया है, इसको इनवैलिड। और जब इनवैलिड है तो आउटपुट का मसला ही नहीं है। किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है कि नहीं है। इसका मतलब वेक्टर का किसी मतलब स्केलर का वेक्टर के साथ में पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये भी क्या कहलाएगा, इनवैलिड ऑपरेशन। लिखने के तरीके से गलत है। अब यहां बोल रहे हैं किसी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात जब आती है, ठीक है ना, तो ये 3 हो गया, चाहे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, तो प्रोडक्ट का पार्ट है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस डॉट और क्या हो जाएगा स्केलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत नहीं है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन पसंद नहीं किया जाएगा। मतलब ये ज्यादा अच्छा नहीं है लिखने का तरीका, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। आपको पता है 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो आमतौर पे दो स्केलर वैल्यूज का क्रॉस लिखने का मतलब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ वेक्टर की बात ही नहीं चल रही, इसीलिए ऑपरेशन इनवैलिड नहीं है, ऑपरेशन वैलिड है। और चूंकि रिजल्ट खुद इन्वॉल्वमेंट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो खुद से स्केलर है, इसका मतलब जो इसका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, स्केलर। तो रिजल्ट स्केलर, ये स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 को मल्टीप्लाई से हमने 2.3 लिखा। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिखें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है तो 4 और 3 का प्रोडक्ट पॉसिबल है नॉर्मल वे में जैसे भी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन गलत नहीं है, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं कर दे 4.3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग नहीं लिखना पसंद करते। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा, स्केलर ही रहेगा। तो करना कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या हुआ, अक्सर नहीं लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अवॉइड करेंगे। तो यहां पे 11 के 12 की बात आ जाती है। तो 12th वाले में क्या हो जाएगा, क्या किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, 13 की बात आ जाती है, क्या किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी वेक्टर को किसी स्केलर वैल्यू 4 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो पहली बात हमने बोला वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब जब ये एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनवैलिड ऑपरेशन हो गया। और ये वाला क्या हुआ, एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्योंकि वेक्टर को स्केलर से कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैलिड ऑपरेशन हुआ। और ये खुद अपने आप में क्या है, स्केलिंग ही है। स्केलिंग मतलब 4 गुना कम कर रहे हैं वेक्टर को। तो आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक तरह से इसके जो वेक्टर अगर इनपुट खिलाया है तो वेक्टर ही आएगा, इसका मतलब वेक्टर हुआ। और अगर आपको पता है कि स्केलर को तो स्केलर से कर ही करते हैं, तो अगर 14 वाले में देखें तो किसी के मैग्नीट्यूड को किसी दूसरे मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं। ये तो आराम से पॉसिबल है, क्योंकि ए को बी से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। या फिर क्या हो जाएगा, कहना क्या चाह रहे हैं कि 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, तो वैलिड है। तो वेक्टर स्केलर ही इन्वॉल्व है दोनों तरफ, जब दोनों तरफ स्केलर इन्वॉल्व है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट भी कितना हो जाएगा, आउटपुट भी स्केलर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक नोट हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेगा। ये लिखने के पॉइंट में, क्योंकि अभी आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक एग्जांपल देते हैं जाके आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मान के चलो जब 3i का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 4i के साथ में, ठीक है ना, तो इसका मतलब है 3 का 4 के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट है और i का i के साथ है। तो जनरली क्या होता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो तो 3 और 4 को नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन i को क्या हो जाएगा, i के साथ में क्या होगा, क्रॉस करके लिखते हैं। तो अगर ऐसे कभी लिखा है तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सही मान लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो लिखने का तरीका ही गड़बड़ है, मतलब बात ही नहीं सही है। तो हम इसको वैलिड तो मान लेंगे, क्योंकि क्रॉस मतलब स्केलर वैल्यूज को स्केलर में जैसे भी मल्टीप्लाई करो, चाहे डॉट करो चाहे क्रॉस करो, रिजल्ट तो निकाल के देगा, लेकिन लिखने का तरीका भी कभी पसंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छी चॉइस नहीं है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमने आपको वैलिड और इनवैलिड जितने भी पॉसिबिलिटीज थी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तो हमने वो आपको बता दिया। अब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा कि क्या हो जाएगा, हम पूछे क्या हो जाएगा, कौन सा वैलिड है, ठीक है ना, फाइंड क्या हो जाएगा, वैलिड एंड क्या हो जाएगा, इनवैलिड क्या हो जाएगा, ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो फाइंड इनवैलिड, इनवैलिड क्या हो गया, ऑपरेशन।
अब जैसे मान के चलते हैं लिखा हुआ है ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ में, क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है? आप बताइए, ठीक है ना। अब आपसे बोल दें कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी डॉट क्या हो जाएगा सी के साथ में, क्या ये पॉसिबल है? अगर आपसे हम पूछें कि ए का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लाई लिख दें, बी कितना हो जाएगा डॉट कितना हो जाएगा सी के साथ में, क्या है सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे चौथे वाले में अगर हम आपसे लिख दें कि ए का सिंपल मल्टीप्लाई कर दें हम लोग बी क्रॉस कितना हो जाएगा सी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ठीक है ना, सिर्फ वैलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात को पूछ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि क्या हो जाएगा ए डॉट हमको क्या निकालना है, बी हम लोग को निकालना है, ए डॉट बी निकाला, ठीक है ना, और हमने क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया सी के साथ, क्या ये वैलिड है? अब जरा बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आएगा। इसका मतलब तुम देखोगे कि ए एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ निकाल लें, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन क्या हो गया, वैलिड हो गया। बात सही है। फिर आपसे बोल रहे हैं बी डॉट सी। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी का किसी स्केलर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब आपसे बोले कि ए का मल्टीप्लाई करना बी डॉट सी से, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो ऐसे ही आएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बी डॉट सी से कोई वैल्यू आएगी 4 5 6 10 15 स्केलर वैल्यू, तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलते हैं कि 4 आई, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4a लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है ये ऑपरेशन इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन क्या हो गया, वैलिड है। स्केलिंग का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से स्केलिंग ही कर रहे हैं। लेकिन आपसे बोले बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस सी से एक रिजल्ट आता है वेक्टर, तो यहां पे आपने बताया नहीं है कि भाई, आपने स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो रिजल्ट आया इससे वेक्टर और ये एक वेक्टर है, कौन सा मल्टीप्लाई करना, तो यहां डिस्क्राइब ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट है। तो इनसफिशिएंट है, या फिर अगर आपको ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या हो सकता है, हाँ भैया हम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, फिलहाल इनवैलिड बोलोगे। अब आपसे बोले कि क्या ये पॉसिबल है, हाँ भाई ए डॉट बी से एक रिजल्ट निकल के आता है जो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है सी के साथ में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, एक वेक्टर के साथ में, तो स्केलर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकल सकता। इसका मतलब ये ऑपरेशन भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। समझ गए बात को, इसका मतलब ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अगर वैलिडिटी हो गई तो हम लोग यूटिलाइज करेंगे, अगर वैलिडिटी नहीं है तो फिर आगे कोई रिजल्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का। अब हम लोग इसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे, हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा और बेहतर वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में होने वाला है। तो हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझेंगे और उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक लास्ट अनाउंसमेंट और है आपके लिए कि भाई बेईमानी बहुत कर रहे हो तुम लोग लेक्चर तो देख रहे हो लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। देखो तुम लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तब तक हम लोग को आइडिया ही नहीं लगेगा कि बच्चे हमको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको इंकरेजमेंट करने के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत जरूरत है। इसीलिए क्या होता है कि आप लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए, ताकि जब हमारा थोड़ा सा चैनल जब ग्रो करेगा तो उसके साथ में हम आपके लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बहुत अच्छे आउटपुट रिजल्ट्स लेकर आएंगे। हम आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि हमारी ग्रोथ किस तरह हो रही है। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।